नमस्ते दोस्तों, मैं एक शराबी हूँ। मेरा नाम प्रकाश। हाय प्रकाश भाई। हाय हाय हाय। सभी भाइयों को सही में धन्यवाद देना चाहूंगा दोस्तों मैं, कि मैं पिछले 17 सालों से आप लोगों के संगत में रहने की वजह से जिंदा रह पाया हूँ। आज के थॉट की जो अभी भाई साहब बात कर रहे थे, बस वहीं से मेरे जीवन की भी शुरुआत होती है कि मैं पहले का प्रकाश मरता है तभी एक नया प्रकाश मेरे जीवन में आने वाला है। बहुत सारा विरोधाभास इस कार्यक्रम में है। मेरे सोब्राइटी की जो जर्नी है वो दोस्तों 21 जनवरी 2006 को मैं अल्कोहलिक एनोनिमस में लाया गया था। मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं थी कि शराब मैं बंद करूं, क्योंकि आगे में होली थी। अभी जैसा 6 तारीख को होली आ रही है, मैं चाहता था कि यार ये आखिरी होली मना लेते। बाद में सोचते बहुत सारी कंडीशन खराब हो गई थी। शायद होली तलक भी जिंदा रहता कि नहीं रहता, इस बात की तो तरह से खराब हो गई थी। मानसिक परिस्थिति पूरी तरह से खराब हो गई थी। अ, और जीवन खत्म करने की सोच रहा था। बस दारू पीते पीते अपने आप को खत्म करेंगे, ऐसा दिमाग में चल रहा था दोस्तों। ग्रेटिट्यूड, जब मैं अपने जीवन को पलट के देखता हूँ, मेरे जीवन में 12 साल 14 साल की शराब रही है। 1990 में मैट्रिक की एग्जाम दिया। पहली बार मैंने 91 में पहली बार शराब को पिया था, शराब का टेस्ट लिया था। पर शराब का परिचय मेरे शरीर के साथ या मेरे विचारों के साथ 1990 91 में हुआ था। पर मैं 1974 को मेरा जन्म हुआ और मैं बचपन से ही जैसा मेरे को समझ आने लगी, सोच आने लगी, मैंने मैंने शराबखोरी को देखा था। मेरे पिताजी शराब पीते थे। शराब पीने की वजह से वो सारी हरकतें मेरे जीवन में जो हो रही थी, उसको मैंने बचपन से ही देखा था। और शराब के साथ साथ मैं कुछ और चीज देखता था कि यार लोग शराब पीते, उसका आनंद भी है, मजा भी है। क्योंकि मैं अक्सर करके मेरे बचपन से मेरे जहाँ मैं रहता था जिस एरिया में, वहाँ मेरे हम उम्र के दोस्तों के साथ में मैं एक चीज देखता था कि हमारे घर के सामने एक मान्यवर रहते थे, जिसके घर में संडे के दिन 4 स्कूटर आ रही है। वो लोग चार दोस्त लोग लेके बैठ रहे, दारू पी रहे। और मैंने जिस प्रकार से बताया कि एक अल्कोहलिक का परिवार पूरा जर्जर परिस्थिति में रहता, खराब परिस्थिति में रहता, खाने के वादे थे। हमारे मम्मी के पिताजी, दादाजी जो खुद दे देते थे तो उस दिन चूल्हा जलता था, ऐसी परिस्थिति थी। पिताजी पूरी तरीके से गवर्नमेंट सर्विस रहने के बाद भी बहुत सारी परिस्थितियां आए दिन खराब चल रही थी। और वो टाइम में जो भी खाने को मिल गया उसमें दिवाली दशहरा हो जाता था अपना वाला। तो उसी टाइम में वो जो सामने के मान्यवर थे, उनके घर में जब भी वो संडे के दिन 4 स्कूटर आती थी और वो सब माहौल बनता था। उसके बाद में वो जो बचा हुआ चखना जिसको बोलते बेवड़े का, उसपे अपनी दावत हो जाती। इस बात की बड़ी आतुरता से हम लोग संडे के दिन की राह देखते रहते थे। वो शराब पीना उनका मैं देखता था, मैं आकर्षित रहता था कि यार शराब पीना है कोई गलत नहीं है, तरीका होना। मेरे पिताजी को तरीका नहीं आता। मेरा बाप दारू पीता है, मीटिंग नहीं, अपना ड्यूटी नहीं जाता है और मारपीट करता है, झगड़े करता है। उसका स्वभाव ऐसा है, उसकी शराब अलग है। और मैंने जब पहली बार शराब पिया, शायद वो मान्यवर या मैंने कुछ चीजें जो बचपन से देखा था, उस प्रकार से मैं शराब पीना चाहता था। मैं उसमें के बीच में का जो भी मेरा स्ट्रगल पीरियड पीरियड जिसको मैं बोलूँगा, वो स्ट्रगल पीरियड में मेरी एक सोच अच्छी थी कि यार मैं जल्द से जल्द कुछ पैसा कमाऊँ, परिवार को ये तकलीफ़ों से बाहर निकालूँ। और उसके लिए जो मिला वो काम कर रहा था। जैसा भी होता था, मेरे कोल्ड ड्रिंक कंपनी में जाता था, ट्रे उठा-उठा के ऐसे शोल्डर छिल जाते थे। कोई भी काम मिलता था उसमें बहुत तकलीफ होती थी, क्योंकि बहुत लगन से मेहनत करता था कि उसमें ज़्यादा पैसा मिले, ज़्यादा काम करता था मैं। और उस वजह से जो भी पैसा आ रहा था, उसका थोड़ा-सा समाधान रहता था कि अभी थोड़ा-सा अपन जो इच्छा है वो खा सकते, जहाँ इच्छा है वहाँ जा सकते। और अपने जो जो मैंने पैसा कमाना मेरा चालू हो गया, वो पैसे के साथ-साथ मैंने और भी कुछ चीज़ें कमाया, जो अल्कोहलिक एनोनिमस के प्रोग्राम पे आने के बाद समझ में आती है कि मैं यहाँ आने आते-आते मेरा शराब के साथ-साथ बहुत ज़्यादा अहंकार कम आया था। मेरी लैंग्वेज बदल गई, मेरी भाषा बदल गई, मेरा लोगों के साथ का बिहेवियर बदल गया।
और मैं एकदम खराब परिस्थिति में जब जाने लग गया फिर से दारू के इसमें, तो मेरा ब्लेमिंग नेचर होने लग गया। मैं पढ़ाई में थोड़ा-सा अच्छे मार्क आ जाते थे, इस कारण से उम्मीद ज़्यादा रहती थी मेरे अंदर कि मैं ज़्यादा पढ़ूँगा, ऐसा बनूँगा, वैसा बनूँगा, क्लास का ऑफिसर बनूँगा, वगैरह-वगैरह ऐसी वो क्या बोलते हैं मुंगेरी लाल के हसीन सपने वाला जीवन था वो। और मैं एक चीज़ मेरे जीवन में हुई उसको लेके मैं बहुत बड़ा बाहु बनाया। वो ये थी दोस्तों कि मेरे पिताजी ने मेरे को मैट्रिक तक ऐसा तो भी मेरी माँ ने मेरे को पढ़ाया और उसके बाद जो 11वीं और 12वीं की जो पढ़ाई थी मेरी वाली, मैं एक नाइट कॉलेज में जाता था, जिस कॉलेज में लोग खर्रा खा के, दारू पी के अ, गाल पे चीरे लगे हुए हैं, मारपीट कर रहे हैं, लैंग्वेज का तरीका अलग है। ये सब एटमॉस्फेयर जब मैं देखता था, तो मेरे को घरवालों के प्रति गुस्सा आता था कि साले इनकी इनके लिए मेरे को कमाना पड़ रहा है, इनके लिए मेरे को काम-धंधे पे जाना पड़ रहा है। मैं दिन की स्कूल नहीं पढ़ सकता हूँ। सब में सबसे ज़्यादा मेरा रिजर्वमेंट मोटा स्ट्रॉन्ग रिजर्वमेंट जो था, वो था मेरे पिताजी के प्रति। मेरे को लगता था कि अरे मेरे बाप ने मेरे लिए कुछ नहीं किया, 3 औलाद पैदा किए, उसमें ये सारी जवाबदारी इससे भाग रहा है, ऐसा मेरे को हर हमेशा लगते रहता था उसके बारे में। और मैट्रिक एग्ज़ाम के बाद जो मेरा 11वीं-12वीं था, मेरे को मैट्रिक के बाद डीएनसी कॉलेज है मेरे धंतोली में ही, मेरे को वहाँ जाना था, वहाँ पढ़ना था। डीएनसी कॉलेज का अच्छा रुतबा था, वहाँ का एटमॉस्फेयर मेरे को हर हमेशा पसंद आता था। वहाँ के लड़के-लड़के जो मज़ा करते, वो मज़ा मेरे को पसंद आती थी। और मेरी सारी की सारी बैच, मेरे साथ में पढ़ने वाले सारे दोस्त जिनके साथ मैं ज़्यादा समय बिताया करता था, वो सारे लोग वो डीएनसी कॉलेज में जा रहे हैं और मैं नहीं जा पा रहा हूँ। इस बात का गुस्सा हर हमेशा, इस बात का रिज़र्वमेंट हर हमेशा मेरे पिताजी की तरफ मेरा पिताजी के साथ बना हुआ रहता था। पर जब मैं शराब पीने लग गया, शराब पीते-पीते मैंने बनाई हुई पूरा एम्पायर मेरा वाला जब डाउन उतरने लग गया, तब वो रिज़र्वमेंट को मैंने कहीं तो भी खोद के निकाला फिर से, कि यार मेरे ज़िंदगी में कोई सक्सेस ही नहीं है। कई बार मैं राशि भविष्य सारी चीज़ें नहीं मानता था, पर पढ़ लिया और कभी वहाँ लिखा है कि अभी तुम्हारे को बहुत ज़्यादा संकटों का सामना करना पड़ेगा। उसका एक स्टोरी बना लेता था मैं अपने दिमाग में कि यार अभी ये सारे संकट आने का कारण राशि खराब है। कई बार मैं पढ़ा-लिखा नहीं हूँ इसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम है। पढ़ाई-लिखाई नहीं होने का कारण मेरे घर के लोग हैं। ऐसा हर हमेशा मेरे को कहीं न कहीं लगता था, पर अभी जो ग्रैटिट्यूड डे हुआ दोस्तों कल, मैं हर हमेशा दारू का भी धन्यवाद देता हूँ। दारू पिया, इसलिए आज ज़िंदगी का मकसद बचा हुआ है, मैं बचा हुआ हूँ, मेरा परिवार बचा हुआ है, मेरा काम-धंधा बचा हुआ है। खाली गई थी वो इज़्ज़त मैं हमारा एक ओल्ड टाइमर हर हमेशा बोलता है कि यार ये में आने के बाद अपेक्षाएँ नहीं मरना चाहिए, उसको लिख के निकालो और जिस दिन पूरी हो जाएगी, उस पे राइट करते चले जाना। अल्कोहलिक अनोनिमस का कार्यक्रम प्रॉमिसेस का है, प्रॉमिसेस देता है। पर 21 जनवरी 2006 को मैं पहली बार जो आया था, तो उस टाइम की परिस्थितियाँ ऐसी नहीं थी दोस्तों। मेरा अपने आप पे का विश्वास खोया हुआ था। 21 जनवरी 2006 के कुछ साल पहले की बात है, 5-6 साल पहले की बात है कि जब मेरा शराब पीना अधोगतियों की तरफ जा रहा था, तो बहुत सारे लोग मेरे को समझाने की कोशिश कर रहे थे, कि यार प्रकाश तेरी शराब बन गई ब बढ़ गई है, अभी तू कहीं तो भी दारू बंद करने के लिए जा। तू आवा-वावा, धागे-धोरे मन के विरुद्ध जाता था। पर अल्कोहलिक अनोनिमस का भी मैसेज मेरे को 17 साल पहले, 5 साल पहले मिला था। तो वो जब मैं एक संतनतनी में स्कूल है जहाँ हमारा उज्ज्वल समूह करके है, वो उज्ज्वल समूह मेरे घर से आधा किलोमीटर का डिस्टेंस था जहाँ मैं पार्वत नगर में रहता था। और वो स्कूल का उम, मालूमात होने की वजह से मैं एक दिन वहाँ जिस दिन मीटिंग होती उसके व्यतिरिक्त दिन गया और वहाँ के वॉचमैन से बात किया मैंने। बोला भैया यहाँ मीटिंग होती है दारू वाले का। मैं मेरे हिसाब से सोच रहा था कि दवाई मिलेगी, धागा मिलेगा, दोहरा मिलेगा, जो भी मेरे अपने डाउट थे उस हिसाब से मैं सोच रहा था। उसने मेरे को कन्विंस नहीं किया उस चौकीदार ने, पर एक चीज़ मेरे को उसने बताई कि भैया आप फलाने-फलाने टाइम पे आओ, फलाने-फलाने दिन में आओ। और वो जो हफ्ते के 2 मीटिंग है, वो आधा किलोमीटर का डिस्टेंस है।
वो मेरे को कम से कम 5 साल तलक नहीं मेरे नसीब में था दोस्त। और वो जब मैं अल्कोहलिक एनोनिमस में आया और वो सारी घटनाओं को याद करता था, तो मैं बहुत आत्मग्लानि में जाता था, गिल्टी हो जाता था, पछताता था कि यार उस टाइम जब मैं रुक जाता था, आज जैसा जेब में पैसा है, शरीर में ताकत है, मैं अपनी रिकवरी अपने हिसाब से समझ रहा था। और आज इस प्रकार से आवभगत हो रही है, ये सारी चीज़ें की और बढ़ोतरी हो जाती थी। पर उस टाइम में भी मैं एक चीज़ बार-बार डिनायल करता था अल्कोहलिक एनोनिमस में, कि अल्कोहलिक एनोनिमस में यहाँ आके हर आदमी यही डायस मिला है कि जले की आग जलाए जान सकता है। वो सारे अनुभव को शेयर कर रहा था कि मेरे जीवन में ये अधोगति हुआ। ये मेरे लिए नया था दोस्तों, मैंने कभी भी कहीं पे भी अपनी बर्बादियों को शेयर करते हुए नहीं सुना था किसी को। शायद मेरे में भी वो हिम्मत नहीं थी। पर अल्कोहलिक एनोनिमस के जो भी बंदे थे, वो सारे इस डैश से रियलिटी को शेयर कर रहे थे, अपनी वास्तविकता को शेयर कर रहे थे। और ये वास्तविकता के साथ जो मैं रूबरू हो रहा था, तब मेरे में वो कॉन्फिडेंस लेवल कहीं न कहीं अल्कोहलिक एनोनिमस की सफर में आने लग गया। सुनने लग गया मैं। धीरे-धीरे अल्कोहलिक एनोनिमस में जिस डिनायल सोच के साथ मैं आके बैठता था कि ये नहीं हुआ मेरे साथ, ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ, मेरा अमका नहीं हुआ, मेरा टमका नहीं हुआ। तो मैं उसमें अपने आप को बड़ा खुश समझता था कि यार नहीं यार, ऐसा कुछ रहता तो मेरी औरत छोड़ के चली गई होती। ऐसा कुछ रहता तो मैं मेरे को समाज के लोगों ने खड़ा नहीं किए होते। ऐसा कुछ रहता तो ये नहीं होता, वो नहीं होता। मैं क्या बोलते हैं आउटर में था। मैं देखना ही नहीं चाहता था कि मेरे साथ क्या हुआ। और जिस दिन अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद अंदर से आवाज आने लगी कि प्रकाश सर के प्रकाश को कहाँ छुपाएगा, क्या बताएगा। 20 प्रश्नों की बात है दोस्तों। मैंने एक बड़ा बड़ा चैप्टर रहता मेरे बारे में, तो वैसी कहानी थी कि मैंने वो नीचे की पहले 3 लाइन पढ़ लिया। इसमें से कुछ प्रश्न जब तुम्हारे को लागू होते होंगे, तो तुम शराबी पूरी तरीके से बन चुके हो। और मेरी प्रार्थना के साथ मेरे 20 प्रश्न पढ़ना चालू किया कि भगवान मेरे को इसमें से कुछ प्रश्नों को मैं बचा दे, ताकि मैं और कुछ दिन तक शराब पी सकूं। पर दोस्तों, हर एक प्रश्न मेरे को अपने आप से पूछना था। शायद दूसरे को उसको क्लियर करना रहता तो मैं झूठ भी बोल देता था। पर अपने आप से झूठ बोलने की ताकत शायद उस टाइम में भी नहीं थी मेरे साथ। मैं अफ़सोस में वो प्रश्नों को पढ़ता था, अफ़सोस में वो प्रश्नों के उत्तर देता था। बहुत अफ़सोस होता था कि ये सारे के सारे प्रश्न साले मेरे को लागू हो रहे हैं। सारे प्रश्नों में मैं फँस चुका हूँ, पूरी तरीके से मैं बीमारी में आ चुका हूँ। पर उस बात से मेरा काम नहीं होने वाला था। अपने आप को शराबी मान लेना ये मेरी सुधार का पहला कदम है, ऐसा बिग बुक बोलता है दोस्तों। पर वो शराबी मानने के बाद की जो एक्शन थी, शराबी मानने के बाद की जो कृतियाँ थी, उस बीच में मेरा अपना स्वभाव दोष काम करता था। और वो स्वभाव दोष मेरे को कहीं न कहीं बैकअप में लेके जाता था, आत्मग्लानि में लेके जाता था। अपने आप को सोचने के लिए मजबूर करता था कि साले प्रकाश, अभी दारू बंद करके क्या करेगा? अभी दारू छोड़ के क्या करेगा? मैंने जैसा बताया दोस्तों कि उन 5 सालों में वो सारे अधोगतियों को मैंने भोगा था, जो शायद मैं मेरे पिताजी के बारे में अभी चर्चा की है कि शराबी थे। वो आदमी ने विल पावर पे दारू बंद कर दिया था और अपनी ज़िंदगी को सँवारने के पीछे लगा था। उसके पास आवक नहीं थी, पर जितनी आवक थी उसमें वो सारा वेल सेट करने की कोशिश कर रहा था। पर मैं उसके जीवन की सबसे बड़ी पनौती बन चुका था। मैं पूरा ये कर रहा था, खत्म कर रहा था। मेरा रिजर्वमेंट जो था वो स्ट्रॉन्ग पोजीशन ले चुका था। मैं अपने तरीके से, अपने विचारों से, अपने गर्व में, अपने ईगो में जी रहा था। और अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद मैं मेरे पिताजी के बारे में इन्वेंटरी में मेरा विषय रहता था। जैसा हम गॉसिप की बात करते हैं, मेरे पिताजी की गॉसिप मेरी ये रहती थी कि ये आदमी ने सिर्फ दारू नहीं पिया, नहीं तो इसमें परिवर्तन कुछ नहीं है। मेरे को लगता था कि यार हमारा कार्यक्रम कितना ग्रेट है, दारू के बाद कितने अच्छी-अच्छी परिवर्तन होती है। पर मैं लोगों के परिवर्तन में खुश रहता था, मेरे अंदर कितना परिवर्तन है ये मैं देख भी नहीं पा रहा था। 1.5 साल के शराब की दूरी के बाद मैं आत्मग्लानि में बार-बार इसलिए रहता था कि मेरा आधा प्लाट नाम का हो गया, मेरा टमका हो गया, मेरा ढमका हो गया।
पूरे भौतिक रिकवरी पे दुखी मातंग मनाया करता था मैं। और वो सारी चीजें फिर से मेरे जीवन में हो सकती है, आ सकती है, इस बात की उम्मीद भी नहीं थी। जब कुछ सोच भी लिया अंदर से, तो अंदर का प्रकाश बोलता था, साले औकात में रह, ज्यादा की सोचे मत, ज्यादा की देखे मत अपने बारे में। और वो रियलिटी थी दोस्तों। उम्मीद भी नहीं करता था कि यार मेरे बच्चे किसी कारपोरेशन स्कूल में भी पढ़ेंगे करके। और ऐसी नाउम्मीदों के साथ ये अल्कोहलिक अनोनिमस का सफर मेरा चालू हुआ। और धीरे धीरे मैं देखता हूँ दोस्तों, क्लीन होते रहता है, मेरा दिमाग क्लीन हो जाता है। ये यहाँ उल्टा टाइमर बोलते हैं दोस्तों कि ये अ, परिस्थिति नहीं, मनस्थिति बदलने का कार्यक्रम है। और वो मनस्थिति का सुधार कुछ घटनाओं के माध्यम से मेरे जीवन में सुधार होने लग गया। मैंने बताया दोस्तों कि मेरे 1.5 साल के शराब की दूरी के बाद मेरे पिताजी का डेथ हुआ। डेथ जैसा हुआ, मैं एक मीटिंग भी जाने की तैयारी में था। एक किशन भाई करके उनके मीटिंग, उनका बर्थडे था, बर्थडे की तैयारी थी। मीटिंग कंटेक्ट करना था मेरे को। बड़ी खुशी थी कि यार पहली बार मैं मीटिंग कंटेक्ट कर रहा हूँ, ऐसा है वैसा है। और ईश्वर नियोजन में जो भी था वो सारी चीजें मेरे जीवन में हुई। पिताजी के डेथ होने के बाद पिताजी के साथ जुड़े हुए इमोशनल काम कर रहे थे मेरे साथ कि यार वो बोला जाता है कि मरने के बाद हर आदमी अच्छा दिखता है, लगता है। तो वो सोच रहती थी, रो रहा था, परेशान था, डिस्टर्ब था। शराब की याद नहीं आई। शराब के पहले क्या करना है आप लोगों ने बताया था। आपने जो बताया था वही चीज मैं कर रहा था। मैंने स्पॉन्सर को फोन किया, फेलोशिप की मदद लिया, और सारे लोग आए दोस्तों। मदद भरपूर मिली मेरे को। रात भर वो देश भाड़ी के साथ पूरा परिवार सफर कर रहा था। बहन रो रही, माँ रो रही, पत्नी रो रही। पूरा वातावरण सैड हो गया है। वो सैड वातावरण में मैं अपने आप को कहीं ना कहीं कन्विंस करता था कि प्रकाश, आज तेरा वाजिब है यार दारू पीना। आज नहीं पिएगा तो कब पिएगा? पीना चाहिए तूने जाके दारू। और दिमाग में प्लान आने लग गया दोस्तों कि सवेरे जाता हूँ एसटी स्टैंड पे 5 बजे। वहाँ की एक भट्टी खुलती है, वहां मैंने काम किया था। उसके बारे में पूरी जानकारी थी मेरे को, उस किए के बारे में। और विचार अनुसार मैं प्लानिंग अनुसार अपने वाले सवेरे, मेरे एक दो दोस्त थे मेरे वाले, उनको प्लान किया, उनको भगा दिया। और मेरे रिश्तेदारों के साथ मैं चाय पीने के बहाने वहां गया। वहां जब मैं गया तो मैं हो रही थी कि यार पीना कि नहीं पीना। इस बात को लेकर मैं परेशान हो रहा था। क्यों एक का कार्यक्रम मेरे दिमाग को ठोक रहा था, समझा रहा था कि प्रकाश साले एक बार का शराबी हमेशा का शराबी, शराब नहीं पी सकता है। पर मैं अकेला सक्षम नहीं हूँ, इस बात की सोच मेरे पास नहीं थी। मैंने स्पॉन्सर की जैसी रात को मदद लिया था, मेरे को बार बार लेना है मदद, हर बार लेना है। 17 साल के बाद भी लेना है, 27 साल के बाद भी लेना है, साल कितने भी हो जाए, मैं अकेला अपने आप को मैनेज नहीं कर सकता हूँ। ये चीज ये रिकवरी मेरे को समझाना चाहती है। और वो टाइम में वो ईश्वरी कृपा होंगी कि मैं पेशाब के बहाने वहां से गया शराब पीने के लिए। 1.5 साल की शराब की दूरी मेरी ब्रेक होने वाली थी। और पेशाब करने के बहाने मैं वो कचरे के ढेर के पास खड़ा हो गया। दिमाग में आया कि प्रकाश आज नहीं पीते यार, आज के दिन नहीं पीते, कल देख लेते, कल पक्का पी लेंगे। आज नहीं पीना, पिताजी को श्रद्धांजलि हो सकती है। वापिस आ गया। अपने आप को पेनफुल डिसीजन में रखना है। शराब की दूरी के लिए ये कार्यक्रम मेरे को बार बार बता रहा था। रिकवरी पेनफुल है, रिकवरी आसान नहीं है, सादी नहीं है, सोपी नहीं है। कार्यक्रम फुकट है, पर एकदम बिना मेहनत से नहीं है। तो ये सारी चीजें वो सारे अनुभव के माध्यम से धीरे धीरे डेवलप होने लगती। वहां से वापिस आया, सारी चीजें हुई, अंतिम संस्कार हुआ। अंतिम संस्कार के घटना को मैं इसलिए वाला, उसी दिन एक ही दिन में बहुत कुछ चीजें दिखाने वाला था मेरे को, समझाने वाला था। जिस पिताजी का रिटायरमेंट स्ट्रॉन्ग पोजीशन में चला गया था, जिस पिताजी को सोचते सोचते मेरा दिमाग ब्लास्ट हो जाता था, उस पिताजी के अंतिम संस्कार की विधि पूर्ण करने के बाद जब मैं घाट पे से घर आ रहा था, मेरे को पीछे से आवाज आता,
मेरे सरनेम के नाम से। बोला यार मेरे को सरनेम से कौन बुला रहा है, ये वाले तो सरनेम का नाम नहीं लेते। बोला कौन है ये। तो वो सालों के बाद किसी ने सरनेम मेरा लिया था। मैं एक बड़ा दाढ़ी वाला, काले कपड़े पहने हुआ, चिलम जिसके हाथ में है, दो लोग आजू बाजू में बैठे हुए हैं। मैं उसके करीब जाने तक उस बंदे को पहचान नहीं पाया। पर जब उसके बहुत करीब गया तब मेरा, जो मैंने बताया दोस्तों कि मेरे स्कूल के बाद डीएनसी कॉलेज में जाने वाला एक दोस्त था, वो जिसका नाम भूपेंद्र था। मैंने उससे बात की, बोला यार फलाना कहाँ गया, का क्या हुआ, डमका का क्या हुआ। क्योंकि मैं अंतिम संस्कार की विधि निपटा के वहां से वापिस आ रहा था, मेरे पास भी बहुत अधिक समय नहीं था। पर 2 मिनट की वार्तालाप में मेरे को उसने जितनी चीजें बताई, उसमें सारे नेगेटिविटी थी। कोई फांसी लग के मर गया, कोई सेंट्रल जेल पास हो गया, कोई इधर हो गया, कोई उधर गया, मेरा वो ये हाल है। वो सारी चीजें जो बताई उसने, उस दिन शायद कहीं ना कहीं मेरे को समझ में आया कि मेरे को ऊपर वाला आज से नहीं कई सालों से मेरे लाइफ में काम कर रहा है। मेरे को हटाने का कारण आज उस दिन समझ में आया मेरे को कि वो फेलोशिप से जब मैं जुड़ा रहता तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें मेरे साथ भी होने वाली थी। वो रिजर्वमेंट जो है वो वाला मेरा धीरे 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 हटने लग गया दोस्तों। मैं मेरे जीवन की अधोगतियों को जब मैं देखूं दोस्तों, तो मैं एकदम लापरवाह आदमी बन गया था। एकदम से लापरवाह, एकदम से अलग किस्म का आदमी बन गया था। ये रिकवरी प्रोग्राम जो है दोस्तों, ये रिकवरी प्रोग्राम वन डे एट ए टाइम के अंतर्गत जब जब मैं चलने की कोशिश करता हूँ, तो ये बाकी दिन तो नॉर्मल रहता है। पर एक आध दिन जिस दिन मेरा वाला सटक जाता है यार, मैं या सोच विचारों से बाहर हो जाता हूँ, तो ये जो मेरे जीवन की सारी रंकालाजी है, मेरे जीवन में अल्कोहलिक अनोनिमस की रिकवरी प्रोग्राम में जो बोला जाता है कि चैरिटी बिगिंस होम, तुम्हारी घर से शुरुआत होने वाली है। अल्कोहलिक अनोनिमस की डायस से मैं कितनी बड़ी बातें बोल रहा हूँ, कितना अच्छा अच्छा बोल रहा हूँ, कितना अच्छा दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये चैरिटी मेरे घर में दिखने को ना, ये हमारा ओल्ड टाइमर बोलता है दोस्तों बहुत अच्छे तरीके से कि मेरे अंदर ये अल्टर एटीट्यूड आ रहा है, आने की संभावना है या कोशिश हो रही है, तो उसकी सबसे पहली झलक मेरा परिवार देखने वाला है, मेरे परिवार का सदस्य देखने वाला है। मैं बाहर कितनी भी चैरिटी दिखाने की कोशिश करूं, मेरा अपना व्यक्तिगत थॉट यही है दोस्तों कि मैं बिगर परिवार को छोड़ के मैं अपना डिसीज शेयर नहीं कर सकता हूँ। उसी प्रकार से मेरा बगैर परिवार की मेरी बेसिकली रिकवरी नहीं हो सकती है। और पारिवारिक रिकवरी में सुधार की जो प्रक्रिया है मेरी वाली, वो दोस्तों जैसा मैंने बताया, तो उसके लिए मेरे को फिर से मेरे गत जीवन में खोजना पड़ता है, देखना पड़ता है। मैं मेरे जीवन में कुछ घटनाओं को जब देखता हूँ दोस्तों, कि माँ बाप को अकेला रहने के बाद भी मेरे को अ, मेरे जो दो बहन भाई थे, किसी कारणवश उनकी डेथ हो गई और अकेला बचा हुआ था मैं। और उसका मैं नाजायज फायदा लेने लग गया था, कहीं ना कहीं इमोशनली ब्लैकमेलिंग करने लग गया था मेरे परिवार को। मैं पूरी तरीके से अपाहिज हो गया था, मेरे को कुछ भी काम नहीं जमता था, शरीर पूरा पंगु ऐसा शराब पीते पीते मेरा वाला। और उन परिस्थितियों में मैं कहीं ना कहीं से लूट मारी जिसको बोलते, दिमाग की वजह से वो करता था घर में। और उस सारे परिस्थितियों को लेके मेरे परिवार के लोग त्रस्त हो गए थे। मेरे को मेरे पिताजी ने ऊपर का फ्लोर में एक रूम था, वहाँ खाली करवा दिया और बोले भैया तू यहाँ रहे, तेरा देख, तेरा जीवन जैसा जीना है जी, मेरे को कुछ नहीं करना है, छोटा बच्चा है तेरा, मैं हम इसको पाल लेंगे, हम उसको संभाल लेंगे। 22 दिसंबर 2004 की बात है दोस्तों। ठंडी के दिन थे, हिंगना के आगे में एक कार्यक्रम था रिश्तेदारी में, वहाँ सब लोग गए हुए थे, मेरे को भी जाना था। मैंने मेरे मिसेस के पास पैर जोड़ा उसके वाले कि मेरे को 20 रुपए दे दे, मेरे को बस एक पैक पीना है। बोले गाड़ी में पेट्रोल है क्या। बोला देख लेंगे, किसी की भी गाड़ी ले लेंगे, कुछ भी कर लेंगे। तो बोले गाड़ी में पेट्रोल डालना जरूरी है कि तेरे पेट में पेट्रोल डालना जरूरी है। मैंने वो 20 रुपए का, उसने मेरे गाड़ी में पेट्रोल डाला, मेरे को पैसे नहीं दिया। मेरा दिमाग आए बाय था, मैं गया वहां से, खाना वाना खाया, घर को आया। रात को 1:30 बजे फोन आया कि तुम्हारी माँ का एक्सीडेंट हो गया,
और उसकी टांग टूट गई। पहले तो खबर आई कि मर गई वो। मैं रात को 1:30 बजे मेरे पास अभी 20 रुपए का पेट्रोल डाला है, जेब में पैसे नहीं है, दिमाग नहीं चल रहा था, दारू नहीं पिया हूँ, ठंडी है, ये सारे परिस्थिति में अभी मैं क्या करूँ। मैं बोला यार क्या करूंगा, मेरी मिसेस मेरे को घड़ी घड़ी उठा रही थी, बोले जाओ देखो क्या होगा मम्मी को, देखना तुम्हारा काम है, अकेला एक बेटा है बोले तू। बोला नहीं, उसने भगा ही मेरे को, नहीं जाऊंगा, ऐसा हो गया वैसा हो गया। मैं क्या बताऊं उसको कि मेरे पास पैसे नहीं है। उसने बेचारी ने इधर उधर साड़ी में जो आड़े समय के लिए पैसे बचा के रखी थी वो मेरे हाथ में जैसी रखी, मैं 2 मिनट के लिए खुश भी हुआ और मेरा दिमाग खराब हुआ। मेरे को ऐसा लग रहा था कि इसके कान के नीचे इतने जोर से मारता हूँ ये कि साला 20 रुपए नहीं दिया मेरे को इसने। मैं थोड़े से दारू पीने के लिए, मतलब जाने दे, भगा अब इसको। मैंने गंदी गंदी गाली दिया उसको। उसने रात को 1:30 बजे एक दोस्त को फोन किया। दोस्त ने मेरे को, वही दोस्त को फोन किया जो दारू पीता है, जो टाइम पास वाला है, खाली पीले आदमी है। उसको बोला यार अपने को दारू पीना है। तो बोले भैया जल्दी चलो, बोले एक खामला चौक है वहां पे दारू की भट्टी चालू रहती है, बंद हो जाएगी। हम गए वहां पे, वो लॉक लगा रहा था, उसके पैर जोड़े जैसा कुछ वो भगवान है हमारा वाला, उसके पैर जोड़ रहे थे कि भैया एक पौवा दे दे, 20 की जगह 30 ले ले, ऐसा कर ले वैसा कर ले। अरे नहीं, बोले भैया मैंने अपना दुकान बंद कर दिया, तुम जाओ। उतनी ही रात को फिर रिटर्न आया घर के पास, एक गारोडी की टोली है महुआ की दारू पीने। रात को 1:30 बजे दारू पिए और लता मंगेशकर हॉस्पिटल हिंगना, वहां पे उसको एडमिट किया था। वहां जाके पहुंचे, वहां पहुंचने के बाद जो भी ट्रीटमेंट चल रहा था, उस ट्रीटमेंट की चिट्ठी मेरे पास वो डॉक्टर लोग लाके देते थे कि जाओ ये इंजेक्शन ले आओ, ये गोली लेके आओ, अमका लेके आओ, टमका लेके आओ। मैं वो सारी चिट्ठी मेरे मामा लोग, मेरे रिश्तेदारों के पास में थमा देता था। मतलब साले अभी कुछ पैसे बचे हैं, अभी अपने पास तो कोई आवक आने वाली नहीं, कोई देने वाला नहीं है, ये पैसे अपन जब ये मेडिसिन मेडिसिन में खर्च कर लेंगे तो अपना कैसा होगा। दोस्तों ये सारे विचार क्यों आ रहे थे, ऐसा नहीं था मैं, ऐसा क्यों सोच रहा था, ये सारे प्रश्न के उत्तर अल्कोहलिक एनोनिमस देती है दोस्तों मेरे को। मैं वो सारी चीजें एकदम नॉर्मल परिस्थिति में कर रहा था। हुआ ऐसा दोस्तों कि वहाँ लता मंगेशकर हॉस्पिटल मेरे घर से दूर था, तो एक दूसरा बर्डी में लता मंगेशकर हॉस्पिटल है, उसको वहां लेके आए। तो उसको जब डॉक्टर ट्रीटमेंट करने वाले थे, डॉक्टर आने वाले थे, उसको चेक करने वाले थे, उसकी टांग टूटी थी, टांग की हड्डी में ऐसी 2 टुकड़े हुए थे, वो बच्चे समान तड़प रही थी। मैं, डॉक्टर आने का टाइम है इसलिए मैं जाके जो भट्टी है बाजू में जाता था, एक पौवा पीता था, वापिस आता था। ऐसा 2-3 पौवा पीने के बाद जब वो डॉक्टर आया और मैं डॉक्टर से मिलने गया तो बोले पहले तू बाहर निकल, हम इसको देख लेंगे। तू कौन है, बोले बेटा है, बोले ऐसा ले ऐसे आते क्या, बेटा लोग, तू बाहर निकल, बोले हम इसका ट्रीटमेंट कर दे। मेरे को भगा रहे थे वो लोग। और मेरे को गुस्सा आ रहा था कि साला मेरी माँ का ट्रीटमेंट है, मेरे सामने करना चाहिए, मेरे सामने सारी चीजें होने चाहिए। पर मैं तो रुपया भी नहीं लगा सकता था, उस सकता था मैं, कोई काम का भी नहीं बचा था, मेरी वजह से उसकी परेशानी बढ़ रही थी। और ऐसी परिस्थिति में जब वो रोज मेरे को मेडिकल वो लता मंगेशकर हॉस्पिटल मेरा घर जो 6-7 किलोमीटर का डिस्टेंस है, वहां पे जाते टाइम इतनी भीड़ रहती थी शाम के टाइम में कि वो टिफिन पहुंचाते टाइम मेरे को किसी का तो भी सपोर्ट लेना पड़ता था, क्योंकि मेरा दारू पीने का टाइम और टिफिन पहुंचाने का टाइम एक हो जाता था। और हर हमेशा मेरे को किसी न किसी के साथ में जब वो टिफिन पहुंचाने दोस्त के साथ जाता था, तो मेरी माँ मेरे पैर जोड़ती थी, हाथ जोड़ती थी कि बेटा मत आ रे, बोले क्या हालत में, तेरे से खड़ा रहना नहीं हो रहा है, तू हमारी चिंता मत कर, बोले हम कुछ भी यहाँ दाल रोटी लेके खा लेंगे, जी लेंगे। दोस्तों इस प्रकार से प्रकाश बन चुका था, इस प्रकार से पूरी हालत खराब कर चुका था। मैं किसी भी प्रकार का कोई भी काम का आदमी नहीं बचा हुआ था। दोस्तों जो मैंने बताया कि ऊपर में मेरे को घर के लोगों ने निकाल दिया था, शायद ऊपर वाला वो 2-3 साल में कुछ अलग अलग चीजें बताने वाला था मेरे साथ। 12 साल के अल्कोहलिज्म में वो 3 साल का जो मेरा अल्कोहलिज्म था, वो एकदम भयंकर है दोस्तों, मेरे जीवन का भयंकर कुछ न कुछ घटनाएं आए दिन घट रही थी। मेरे को याद है दोस्तों कि वो
आखिरी का डिप्रेशन जो चल रहा था कि काम धंधे नहीं है, बाहर से कर्जा लेने की हिम्मत नहीं थी कि दूंगा कहाँ से मैं। घर में छोटी-छोटी चीजें बेच-बाच के नक्की किया था। कई बार मैंने अनुभव में शेयर किया और मैंने छोटी-छोटी सोने के जो भी ससुराल से मेरे बड़े बेटे के टाइम में आया था, वो सारी चीज़ें बेच के नक्की किया था। एक अंगूठी थी, उसको भी बेचा। अंगूठी बेचते टाइम सोच ऐसी थी कि यार कुछ पैसे आ जाएँगे, इसमें किराना ला लेंगे, ऐसा कर लेंगे, वैसा कर लेंगे। पर मैंने उसमें से ₹1 भी घर में नहीं लगाया। 3 दिन दोस्तों के साथ दारू पिया, मटन खाया, एन्जॉय किया। घर के लोग भूखे रहते थे। मनस्ताप बढ़ रहा था उनका, वो चिड़चिड़ हो रहे थे। मैं कोई काम का नहीं बचा हूँ। ऐसी हालत में जब वो मेरे को समझाने की कोशिश करते थे, तो मेरी चिड़चिड़ बढ़ती थी, मैं परेशान होता था। 3 दिन मैं रोज़ ब्लैकआउट स्टेज में दारू पीते-पीते वो जीना चढ़ता था, आके औंधा सो जाता था। एक दिन की बात है दोस्तों, दिसंबर महीने की ठंडी थी और मैं ऊपर आया। जैसा ऊपर आया मेरी मिसेज़ ने बोले, "तेरे को रोज़ इतनी दारू कौन पिलाता रे?" बोले। उनको बोले कि 500-200 का किराना भी लाके दे, बाद में तेरे को दारू पिला, फोकट में आती क्या बोले दारू। और वो डिप्रेशन की वज़ह से मैं दारू पीता हूँ, अपने आप को समझा रहा था मैं। वहाँ पे मैंने एक वो पाट का टुकड़ा पड़ा था, उठाया, उसको फेंक के मारा। उसको फेंक के मारा, उसने अपने आप को बचाई। और वही पाट का टुकड़ा जब रिटर्न मेरे को मारा उसने, तो मेरी खोपड़ी का ये नस फट गई थी यहाँ की, वो आँख के ऊपर की। और जब ब्लड ब्लड मैं अपने आप का देख रहा था, तब मेरे को गुस्सा आया। बोला आज इसको काट डालते, इसको खत्म ही कर देते, आज इसका विषय ही खत्म कर देते। साला क्रिमिनल माइंड था पूरा। और बोला नहीं, नहीं यार, इसको आज मारना गलत हो जाएगा। आज ठंडी का मौसम है, बहुत कड़ाके की ठंडी थी वो दिन। आज इसको बोला पनिशमेंट देते, इसको आज ठंडी में रात भर उसको रखते। और उसको मैंने रात के 10 बजे घर से बाहर निकाला। मेरे 2 रूम के बाद एक छोटा-सा टेरेस था। टेरेस के नीचे एक लोहे का जीना लगा हुआ था और ठंड इतनी थी दोस्तों कि मैं स्वेटर पहना हुआ था, दारू पिया हुआ था, उसके बाद भी मैं 10 मिनट वहाँ खड़ा नहीं रह सकता था। उस ठंडी में उसको रात को छोड़ दिया बाहर और अंदर जाके दरवाज़ा लगा के औंधा सो गया। और मेरे को रात को जब 1 बजे, डेढ़ बजे मेरी जब नींद खुली, तो मैं उसको ठंडी में जो पनिशमेंट दिया, वो सही है, सही भोगरी कि नहीं, वो देखने के लिए जाने वाला था। और दूसरा मेरे दिमाग में कारण ये था दोस्तों कि मेरे को रात को 1:30 बजे सेक्स करना था। मैंने इसलिए उसको देखने गया। जब मैं उसको देखने गया तो वो ठंडी में सुकड़-सुकड़ के बैठ रही थी। मैं शराब पीने के बावजूद भी मेरे से वो ठंडी सहन नहीं हो रही थी। वो अपने बदन को कैसा तो भी छुपा-छुपा के बैठ रही थी, कुत्ते में घुस रही थी, डरी हुई थी। और मेरे को आनंद आ रहा था, खुशी आ रही थी। मतलब जान दे आज से मैं आज जाके अपन इसको पनिशमेंट दिए, अपन अपनी ऐश करते, अपन जाके सो जाते मस्त ओढ़-ओढ़ के। और मैं जाके सो गया दोस्तों। वो पड़ोस में एक बुजुर्ग लोग रहते थे। वो आया बेचारा बुजुर्ग आदमी, काका जी 1:30-2 बजे ड्यूटी से, और उसने उसको घर को लेके गए, पानी पिलाए, चाय पिलाए, रात भर सुलाए। यानी कहने का मतलब ये है दोस्तों कि साले मेरी परिवार की चिंता लोग कर रहे थे, पर मैं ही करने के लायक का नहीं बचा हुआ था। अल्कोहलिक अनोनिमस के इस रिकवरी प्रोग्राम में वो सारी चीज़ें मेरे को याद रखना पड़ता है। और उसकी शुरुआत जो है दोस्तों बड़े खतरनाक तरीके से मेरे जीवन में होती है। वो सारी चीज़ें ऐसी पटापट मेरे जीवन में नहीं होने वाली है। मैं वो अंगूठी बेचा, हर बार उदाहरण शेयर करता था मैं, मीटिंग में आके। और अल्कोहलिक अनोनिमस में मीटिंग करके जब मैं घर जाता था, तो मेरी मिसेज़ बेचारी एक-एक कपड़ा वो झटक-झटक के देखती थी कि मेरे माँ ने दी हुई अंगूठी कहीं तो भी होंगी। मैं उसको बेचूँगी और अभी घर में मेरा आदमी दारू नहीं पी रहा है, उसके लिए मैं किराना-उराना लाऊँगी और थोड़ा-सा हमारा घर चलेगा। और वो चीज़ मेरे को बोलती थी कि वो अंगूठी है ना, उसको बेच देते अपन, अभी कुछ सामान ला लेते हैं, अभी तुम्हारा दारू मत पियो तुम, सब चीज़ बराबर हो जाएँगी। वो हौसला देती थी क्योंकि उसके सिवाय कुछ भी चीज़ नहीं बची थी मेरे घर में बेचने लायक। और ऐसी परिस्थिति में मैं अपराधी भाव लेके वहाँ बैठे रहता था। मेरे में हिम्मत नहीं थी कि भाई देख मत, वो अंगूठी मैंने बेच दिया हूँ, मैंने खा लिया हूँ, मैंने खत्म कर दिया हूँ। ये हिम्मत नहीं थी दोस्तों। मेरे को कई बार ऐसा लगता था कि जाके दारू पीता हूँ और इसको बता देता हूँ कि ढूँढ-ढूँढ मत।
मैंने खाया हुआ घुटी, अभी इसके बाद नहीं पीऊंगा मैं। ये चीज मैंने स्पॉन्सर के साथ बताया। मेरा स्पॉन्सर बहुत होशियार आदमी था दोस्तों, उसने 22 साल बिताए हुए थे। उसको बताया जाके मैंने कि मतलब ऐसा ऐसा हुआ, मतलब जाके मैं उसको बताना चाहता हूँ। तो बोले उसका तिरस्कार जब हुआ, उसने जब तेरे को कुछ रिएक्शन किया, तो तेरे में वो सहनशीलता है क्या? मतलब नहीं है, वैसी मैं दिमाग खराब वाला आदमी हूँ, वो सारी चीजें सुन ही नहीं सकता उसकी। तो बोले ऊपर वाला मौका देगा तब बोलना जाके। दोस्तों वो सारी चीजें बोल रहा हूँ, और वो मौके के बाद, वो समय के बाद रिकवरी हर चीज का मौका देती है। आज भी बहुत सारी घटनाएं दोस्तों मेरे जीवन में कि मैं ओपन डायस उसके साथ शेयर नहीं कर सकता हूँ, फेलोशिप के साथ शेयर कर नहीं सकता हूँ। पर एक चीज मेरे जीवन में, वो मेरा मार्गदर्शक, इसके साथ मैं हर एक हरकतों को शेयर कर सकता हूँ। और वो हरकतों को शेयर करते टाइम में मैं अपना बड़प्पन तो नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं मेरे जीवन का अनुभव शेयर करना चाहूंगा दोस्तों कि मेरा जिस प्रकार से 17 फरवरी मेरा प्रॉपर डे आता है अल्कोहलिक अनोनिमस का 2006 में। 16 फरवरी को मैं दारू पिया, 17 फरवरी से ऊपर वाले ने नहीं पीने दिया ऐसा बोल सकता हूँ, मैंने नहीं पिया ये मेरा ईगो हो सकता है। तो 6 महीने जब मेरे बीत गए थे शराब की दूरी के, उसके बाद मेरी मिसेस मेरे को बोलती है, तूने शराब कौन से दिन बंद किया था मालूम है? बोले कौन से दिन रोका था मालूम है? बोले मैंने नहीं अपन, पर मैं जनवरी महीने में आया था, पर फरवरी में पिया था मैंने एक बार। तो बोले वो डेट याद है तेरे को? बोला नहीं। उसने बताई, बोले 17 फरवरी, बेवड़े बोले तेरे दारू की दूरी की डेट है और ऊपर वाले ने दिया हुआ गिफ्ट है, बोले कि तेरा मैरिज एनिवर्सरी है। मेरा अभी 17 फरवरी को 21 साल मेरे मैरिज एनिवर्सरी को, और शराब की दूरी को 17 साल पूरे हो गए दोस्तों। ये सफर में मैं एक चीज देख, वो 21 साल की शादी बच गई। मैं अल्कोहलिक एनोनिमस में आया तो मेरा परिवार बच गया। अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद ये सारी चीजें जो है, सारी घटनाएं जो है मेरे जीवन की, इसको बार बार मेरे को रिकवरी के टाइम मेरे ईगो का जो डेवलपमेंट बहुत जल्दी हो जाता है, मैंने जिस प्रकार से बताया, उसको जगह पे रखने के लिए मेरे को स्टेप प्रोग्राम जीना पड़ता है। स्टेप प्रोग्राम में मेरी रियलिटी के साथ रहना पड़ता है। मैं मेरा बेटा 23 दिसंबर उसका जन्मदिन है, और उस टाइम में 2-3 दिन पहले से मिसेस को मेडिकल में एडमिट किया था डिलीवरी के लिए। और उस टाइम में मेरा अल्कोहलिज्म चालू था। और उसी 22 दिसंबर 2006 की बात है दोस्तों, 2002 की बात है कि मेरा एक दोस्त, करीब का दोस्त, जिसके साथ मैं बचपन खेला हूँ, बड़ा हुआ हूँ, बहुत सारी चीजें किया हूँ उसके साथ, बहुत सारा समय पार्टिसिपेट किया उसके साथ, वो आदमी की एक एक्सीडेंटली डेथ हो गई। 22 तारीख को उसकी डेड बॉडी उसी मेडिकल में लाई गई थी चिरगर में। मैं डिप्रेशन था कि यार साला मेरा एकदम करीब का दोस्त गया है। उसी मेडिकल में मेरी मिसेज डिलीवरी के लिए एडमिट थी। रात को मेरे को 1:30 बजे फोन आया, बोले मिसेस के तुम्हारे कॉम्प्लिकेशन बढ़ गए, तुम जल्दी से जल्दी आओ। रात को ठंडी थी, 1:30 बजा था, दोस्त की डेथ हुई थी, डिस्टर्ब था, दारू पिया हुआ था। रात को जब उठा मैं वो सारे डिस्टर्बस में, वो एक सानसून एरिया है मेडिकल के टीबी वार्ड के तरफ से, वहां मैं जा रहा था रात को 1:30 बजे, और 3 लौंडे ने मेरे को अड़ा दिए। वो शायद बैंडू पीटने के चक्कर में थे। साला एक लड़के का क्या बैंडू पीटेगी, कुछ भी नहीं मिलने वाला था मेरे पास। और उस टाइम थोड़ी-सी शरीर में ताकत थी, दिमाग खराब था। वो सारा रिजल्टमेंट वो तीनों पे ठोक दिया मैंने, धड़ाधड़, धड़ाधड़। तीनों जन भाग गए वहाँ से, और मेरा बैंड पीट के पहले ही मेरी उनके साथ मुठभेड़ हो गई। मैं गया, वो मेडिकल का काम निपटाया, और वो सारी चीज़ें जो घटनाएँ मेरे साथ हुई कि साले मेरा बैंड पीटने आए थे, मैंने पीट दिया। ये सारी चीज़ें, मैं बड़प्पन जो है मेरा बार-बार शेयर करता था। ये मैं आने के बाद भी बहुत सारे लोगों को बताया। पर अल्कोहलिक अनोनिमस की स्टेप प्रोग्राम में चौथे 5वें स्टेप के माध्यम से जब मैं अपनी खोजबीन करता हूँ, तो मेरे को भी कितनी कनपट में पड़ी है, वो घटनाओं को याद करता हूँ मैं।
मैं एक चीज देखता हूँ, शेयर करना चाहूंगा दोस्तों कि कानोली पारा करके एक गांव है, जंगल का रास्ता था और वहां पे बस एक गाड़ी निकली, ऐसा रास्ता था वो। हमारे 3 किलोमीटर पीछे से एक वैन वाला हमारे को हॉर्न बजा रहा था, भैया साइड दे दो, हम निकल जाते, आप लोग आओ आराम से। हम लोग 3 दोस्त लोग थे, दारू पिए हुए थे, और हम लोग उनको गालियां दे रहे थे, गंदी गंदी गालियां दे रहे थे। उन्होंने कैसे तो भी एक मौका मिलने के बाद गाड़ी निकाल लिया। वो गाली बहुत सुने थे उन्होंने। उन्होंने आधा 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर आगे जाके गाड़ी सब वो खड़ी कर दिया और बेशरम की लकड़ियां तोड़ के मस्त स्वागत के लिए खड़े थे। बहुत मारे दोस्तों, जबरदस्त मार खाया हमने तीनों ने, क्योंकि ताकत, दारू बहुत पिए हुए थे और वो सब अच्छे हैंड बॉडीगार्ड लोग थे। ये सारी चीजें मैंने शायद किसी एक को भी नहीं शेयर किया ये मैं आने तक, या कई सालों तक मैं किसी को नहीं बताया कि मेरे को भी बेसन की लकड़ी से मार पड़ी। मैं वो सारी चीजों को ओरली नहीं, आज रियली देखता हूँ, आज वो समझता हूँ, आज मेरा कैरेक्टर डिफेक्ट समझता हूँ। मैं जैसा बताया दोस्तों कि बहुत सारी गलतियां मेरे हाथ में हुई, बहुत सारी चीजें, बहुत सारा डिसीजन मैं नहीं ले पाया। मैंने बताया दोस्तों कि मेरी एक बहन थी जिसका बड़ा बेटा होने के नाते मेरे पिताजी मेरे को जवाबदारी देते थे कि बेटा बहन बड़ी होगी, रिश्ते का देख। मेरी हालत खराब थी, दारू पी पी के पैसे पानी का पूरा जुगाड़ खत्म हो गया था। पिताजी वॉलंटियर रिटायरमेंट लिए चुके थे, उनके पास पैसा आने को थोड़ा सा समय था सिस्टर के शादी के टाइम में। मेरे को एस्टिमेट पूछ रहे थे कि कितना पैसा लगेगा अपने को शादी में। मैं बताया 2 लाख तो लगेगा, ढाई बता देते अपन, अपना भी उल्लू सीधा हो जाता है। मैं बेटा इस नाते उस परिवार की मदद करने की जगह उनसे ही कुछ तो भी अलग चीजें करवा रहा था। पिताजी ने 2.5 लाख रुपए ला के दिए। 2 लाख भी मैंने लगाया नहीं शादी में, और बाकी बहुत सारे पैसे मैंने उसमें से उड़ाया, उसमें से ऐश किया, एंजॉय किया। और शादी की बात जो है दोस्तों, वो भी ऐसी है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बड़ा बेटा या बहन का भाई करके मेरे को जो भी रिश्ता आता था मैं हाँ बोल देता था। उसका एक मात्र कारण ये था कि यार ये इसकी शादी नहीं होगी तो मेरी शादी नहीं होगी, मैं अपने बारे में सोचता था। इसकी शादी निपट जाए, कैसी भी हो जाए। दोस्तों उसका पति अल्कोहलिक था। उसके बाद वो शादी होने के बाद एक 6-7 साल के बाद वही अल्कोहलिज्म की वजह से उसको सुसाइड करना पड़ा, डेथ हो गई। मैं आज देखता हूँ जैसे लोगों के अनुभव। तो दोस्तों कहने का मतलब यह है कि मेरे सोच की वजह से, मेरे अपने स्वभाव दोषों की वजह से मैंने बहुत कुछ खोया हूँ। आज वो सारी चीजें मेरे जीवन में नहीं आ सकती, मेरी बहन मैंने खोया हूँ। आज वो सारी चीजों को मैं महसूस करता हूँ। दोस्तों अल्कोहलिक अनोनिमस रिकवरी प्रोग्राम में जब जीता हूँ, तब अल्कोहलिक अनोनिमस का मेरा मार्गदर्शक बोलता है कि अभी झुकने की प्रक्रिया में तब आएगा तू जब तेरे जीवन के रियलिटी के साथ जिएगा। तू अपने शराब की दूरी का जीवन जीना है कि 12 कदमों के अंतर्गत शराब की दूरी का जीवन जीना है। दोस्तों ये सारी चीजें मेरे को ये सारी घटनाओं में से समझते रहना पड़ता है, डिस्कशन करते रहना पड़ता है। मैं हर हमेशा एक चीज को मैं डैश से बड़ी बड़ी बातों से शेयर करता था कि मेरे और मेरे परिवार में बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, आज नहीं है। मेरे को लगता था कि मेरे घर में मेरे मिसेस से साथ झगड़ा होने के बाद मैं मीटिंग से जाता हूँ और सारी चीजें नॉर्मल हो जाती है। जो एक एक महीने अबोला हम रहते थे, एक एक महीना वो सारी घटनाओं में हम रहते थे, बहुत सारा डिप्रेशन में रहते थे। आज वो सारी चीजें नहीं होती। मेरे को लगता था कि यार इसी को रिकवरी बोलते हैं। पर मेरे अंदर उसके प्रति जो अंदर से वो कीचड़ से वो अंदर से ये चलता था कि साला यार हर बार मैं झुकूं क्या, हर बार मैं माफी मांगू क्या, हर बार मैंने बात करना चाहिए क्या, हर बार मैंने पहल करनी चाहिए क्या। इन सब प्रश्नों के उत्तर मैं लिटरेचर में ढूंढता था कि यार मैं सही हूँ कि नहीं हूँ, ये थोड़ा सा ढूंढ के देखते। तो लिटरेचर भी बता रहा था कि सर्वस्व न सोडून दिल्यामुळे, मराठी में बोलते थे कि यार सब कुछ नहीं छोड़ा तूने, साले कुछ न कुछ अपने हाथ में रखा। ये सारी चीजें एकदम नॉर्मल नहीं होने वाली है दोस्तों, एकदम से नहीं होने वाली है। बार बार मेरे को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। पहली बात
तो कैरेक्टर डिफेक्ट को लगी हुई बीमारी हमारे बिल्डू साहब बोलते हैं। मेरा कैरेक्टर में डिफेक्ट है, वो डिफेक्ट के इर्द गिर्द मेरे को हरदम रहना है। इर्द गिर्द यानी उसको समझते रहना है। मेरा कैरेक्टर डिफेक्ट है, इस बात को मानने के लिए कि मैं तैयार नहीं था। मैं दारू की दूरी के बाद भी एक खतरनाक जीवन जी रहा था। कमांडिंग नेचर रहता था मेरा वाला। मेरे हिसाब से होने चाहिए, मैं बोलूंगा वैसा होना चाहिए। 7 दिन का मेनू मैं ठहराऊंगा, सारी चीजें मैं करूंगा, मेरे मुताबिक होना चाहिए। मेरे को लगता था कि यार ये कमांडिंग अपन सही डिसीजन ले सकती, इसलिए अपन ने अपने हाथ में लिए। पर वैसा नहीं था दोस्तों। ये रिकवरी प्रोग्राम मेरे को किसी के अनुभव मेरी गलतियों का एहसास कराती थे। किसी के अनुभव मेरे को मेरे अंदर की सुधार की प्रक्रिया के तरफ लेके जा रहे थे। और वो अनुभव को जब मैं पूरे सविस्तर तरीके से सुनता था, अच्छे तरीके से सुनता था, तब समझ में आता था कि प्रकाश, तू कुछ तो भी अलग रिकवरी जीना चाहता है, वैसा नहीं होने वाला है। कमांडिंग छोड़ना पड़ेगा तेरे को। मैं कमांडिंग छोड़ते टाइम असुरक्षितता के भाव मेरे अंदर काम करते थे कि यार मैं ये सारी चीजें छोड़ दूंगा तो मैं तो पूरी तरीके से बिना काम का आदमी बन जाऊंगा, कोई भी बजा देगा मेरे को। पर वैसा नहीं था दोस्तों। अल्कोहलिक अनोनिमस की वो जो नम्रता जिसको बोलते हैं, वो नम्रता प्रैक्टिस करते टाइम मेरे को अल्कोहलिक अनोनिमस के तत्व, अल्कोहलिक अनोनिमस का मार्गदर्शक मार्गदर्शक के पास मैं जाके हर हमेशा एक चीज शेयर करता था कि साला जिसको गुस्सा ही नहीं आता वो मर्द काय का। मेरा मार्गदर्शक मेरे को बोलता है, बे गलतफहमी का जीवन मत जी तू। तेरे गुस्से का एक तो भी फायदा बता मेरे को, बोले कि तेरे को हुआ है। मैं तेरे गुस्से के साथ जीने के लिए तेरे को पूरा अनुमति दे सकता हूँ। बोला नहीं है एक भी फायदा, तो बोले गलतफहमी का जीवन नहीं जीना है। दोस्तों, अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, परिवार पूरा बिखरा हुआ था और हमेशा किसी न किसी बात को तनाव रहता था। कुछ चीजें जो घटनाएं घट रही थी, 3 साल के शराब की दूरी के बाद मेरी मिसेज मेरे को बोलती कि ये आदमी दारू नहीं पीता, इसमें कोई फर्क नहीं आया, सिर्फ ये मीटिंग में ऐसे ही जाता है। बोला यार ये मेरे को कैसा बोल रही है, कितनी परिश्रम किया हो, कितनी सारी चीजें मैंने अपने जीवन में किया हो शराब की दूरी के लिए, और ये मेरे को एकदम नॉर्मल तरीके से इसने बोल दिया। पर मेरे को कुछ चीजें, कुछ घटनाएं ऊपर वाले के दुआ से जो मेरे जीवन में हो रही थी, मेरी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी दोस्तों परिवार के साथ। आज बहुत सारा बदलाव जिसको मैं देख रहा हूँ मेरे परिवार में, मेरे और मेरे बच्चों में आए दिन तफावत होती थी। मेरे 2 बेटे हैं, अभी एक मैट्रिक में, एक 12वीं सेकंड ईयर में पढ़ रहा है। दोनों बरोबरी के बेटे मेरे वाले। और अभी 2-4 साल पहले तक ऐसा रहता था कि वो अलग अपने हिसाब से सोचते थे, या उनको जो भी चीज शेयर करना है मम्मी के साथ शेयर करके फ्री हो जाते थे। मेरे साथ उनका कोई अटैचमेंट नहीं होता था। और उस बात की कहीं ना कहीं मेरे को तकलीफ होती थी। और उस बात की जब मैंने खोजबीन किया, तब मेरे समझ में आया कि मेरे रिएक्शन उनको मेरे से दूर कर रहे हैं। मेरा बिहेवियर मेरे को उनसे उनके साथ कनेक्ट नहीं होने दे रहे। मैं एक चीज शेयर करना चाहूंगा दोस्तों कि मेरे बेटे इंग्लिश कॉन्वेंट पढ़ रहे हैं। मेरे को लगता था कि यार मैं मराठी आदमी हूँ, मेरी मराठी मेरे घर में जिंदा रहना चाहिए, बच्चों ने मेरे से मराठी में वार्तालाप करना चाहिए, क्योंकि मेरी औकात नहीं कि मैं इंग्लिश में उनसे बात करूं। तो मेरी इच्छा जो है वो जहर है मेरे जीवन का। ये चीज मेरे को मेरा मार्गदर्शक समझाता है। मेरे को हर हमेशा वो मिसअंडरस्टैंडिंग को लेके मैं जब उनके पास गया, उनको बताया, बोला ऐसा ऐसा हो रहा है मेरे जीवन में, मैं क्या करूँ इसमें। बोले क्यों, अंडरस्टैंडिंग जरूरी है कि भाषा जरूरी है? बोला नहीं, अंडरस्टैंडिंग जरूरी है। तो बोला भाषा का निर्णय किसका है? बोले बोला मेरा। तेरे निर्णय को बाजू में रख। तेरे निर्णय तेरे को रिकवरी नहीं जीने देंगे। तेरे निर्णय तेरे को हर हमेशा डिस्टर्बस में रखेंगे। तेरे निर्णय, तेरी अपेक्षा, ये सारे डिप्रेशन के कारण बनेंगे तेरे वाले। तेरे निर्णयों को ज्यादा वाव मत दे। तेरे निर्णयों को भी बाजू में रखते हुए जब उनके निर्णयों की चिंता करेगा। और जिन्हों जो मैं शेयर किया, एक ही आदमी, एक उल्टा टाइमर ने मेरे को 1 मिनट में समझा दिया, बोले प्रकाश वो जब जीवन अच्छा जी रहे होंगे तो तू जीवन जी रहा है,
तू उनके जीने के लिए बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं, तू अपने आप पे काम कर। क्या करने से अच्छा ये है बोले कि क्या नहीं करना चाहिए, इस बात पे जरा ज्यादा ध्यान दे। और इस बात पे ध्यान देने के लिए मेरे को बार बार अल्कोहलिक एनोनिमस का ये जो रिकवरी प्रोग्राम है, ये रिकवरी प्रोग्राम पे ध्यान देते रहना पड़ता है दोस्तों, सोचते पड़ रहना पड़ता है। कई ऐसी डिफेक्ट आज भी मौजूद रहते हैं कि जिसका पता भी नहीं था। अल्कोहलिक एनोनिमस में जब मैं आता हूँ, सुनता हूँ। लास्ट टाइम में जब मैं मुंबई में गया था और वो एक शेरर का एक अनुभव सुना था कि ये में आने के बाद की अस्त व्यस्तता। मेरे को लगता था कि यार ये में आने के बाद काय को अस्त व्यस्तता होगी, यार मैं तो सब बरोबर कर रहा हूँ, ये में आने के बाद सभी तो बरोबर हो रहा है, सभी तो जुड़ते जा रहा है, सभी बरोबर बरोबर हो रहा है। पर ये में आने के बाद भी एक गाड़ी ले बेच, उसको बेच, मैं कमाई कर रहा हूँ, मेरे वजह से हो रहा है, ये ईगो कहीं ना कहीं मेरे साथ काम कर रहा था। पर मेरी कमाई के साथ साथ उनका और मेरे कमाई पे उनका भी अधिकार है। आज ये समझ में आता है, क्योंकि मेरे लिए रोटी बनाती, खाना बनाती, कपड़े धोती मेरी मिसेज, मेरे सारे परिवार का कहीं ना कहीं उसमें इन्वॉल्वमेंट। वो कमाई मेरी कैसी, मेरे कमाई में उनका अधिकार भी है। अल्कोहलिक अनोनिमस में आने के बाद का वो गंदा दिन, जो शायद ये में आने के समय, ये में आने के पहले भी नहीं था। ऐसा स्लोगन जब मैं सुनता हूँ, दिमाग पे जोर डालना पड़ा कि साला ऐसा तो दिन है ही नहीं यार मेरी लाइफ में। पर मेरे शराब की दूरी के 4 साल के बाद औरत हाथ जोड़ रही थी, पैर पड़ रही थी कि नको मारा वो लागते मुझे। दर्द हो रहा था उसको, तो उसको ये शेयर करते टाइम में भी कांटे खड़े हो जाते। रिकवरी में कितना पीछे हूँ, ये चीज उस टाइम समझ में आ रही थी। आज दोस्तों वो अपने आप पे काम करना पड़ता है। अपने आप पे काम करते टाइम बहुत सारी घटनाएं मेरे जीवन में घटते रहती है दोस्तों। बहुत सारी चीजें मेरे जीवन में घटते रहती है। मैं जैसा बताया दोस्तों मेरे माँ के बारे में, उसका एमए आने के बाद ओपन हार्ट ऑपरेशन हुआ। उस टाइम में भी मैं बड़ा डिफरेंस रहता था। मेरा ओल्ड टाइमर बोलता है कि यार बोले तकलीफ में है, चेहरे पे दिखता है। एक बेवड़ा खुशी भी नहीं छुपा सकता, गम तो बिल्कुल ही नहीं छुपा सकता है। बोले समस्या से बढ़कर ईश्वर है, ये चीज को सुना है। बोला हाँ समझता है। बोले नहीं, बोले समस्या और तेरा करते हुए तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसमें का फर्क समझ पहले बोले तू। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी मैं समस्या समझने वाला आदमी हूँ। मेरे पास क्या मटेरियल गेम है, मेरे को मेरे माँ के ओपन हार्ट ऑपरेशन के टाइम का डिप्रेशन का कारण ये था मेरे पास कि मेरे पास अभी काम धंधा बरोबर नहीं है, पैसा पानी बरोबर नहीं है, ऐसा वैसा क्या क्या नहीं है, ये सोच के मैं फ्री हो गया था। उसने बताया बोले जितना पैसा लगने वाला है ऊपर वाले ने पहले तेरे जेब में डाला, तेरी शारीरिक परिस्थिति अच्छी रखी, तेरी मानसिक परिस्थिति अच्छी रखी, उसके बाद तेरे ओपन हार्ट ऑपरेशन दिया। दोस्तों ये सारी चीजें मेरे को किसी और के माध्यम से समझना पड़ेगा। मैं अपने आप में आज भी नहीं समझ सकता हूँ। अपने आप में बहुत सारी कमियां को देख, और ये कमियां देखना ही मेरी रिकवरी का कार्यक्रम ऐसा। ये पिछले 17 सालों से समझ में आता है दोस्तों। ईश्वर को मानना, ईश्वर को जानना, ये दो चीजें मेरे जीवन में हुई। ईश्वर की परिभाषा मेरे जीवन में बदल रही दोस्त। कहीं ना कहीं ईश्वर मेरे जीवन में काम करता है, वो जो कर सकता है मैं नहीं कर सकता हूँ मेरे लिए। ये चीज की अनुभूति आज आने लगी दोस्तों। आज कई बार ऐसा होता है कि किसी प्रकार की काम धंधे में हरकतें हो गई, पारिवारिक हरकतें हो गई, तो बहुत सारा डिप्रेशन में आ जाता हूँ सर। बहुत बार ऐसा साइलेंट हो जाता हूँ। फिर ऊपर वाले की प्रार्थना करता हूँ और समझ में आता है दोस्तों कि यार तूने सब अपने हाथ में लिया। तू अपने जीवन का खुद ईश्वर बनना चाहता है, इसलिए तकलीफ हुई। ईश्वर ने अभी तक पूरा नहीं किया, आगे भी नहीं करने वाला है। अल्कोहलिक एनोनिमस की प्रार्थना के बारे में 2 मिनट शेयर करके अपना शेयरिंग खत्म करूंगा दोस्तों मैं। अल्कोहलिक एनोनिमस की प्रार्थना काम करती है। आज मिला हुआ संदेश है, आई हुई जागृति सामने के सफरिंग अल्कोहलिक तक शेयर करता हूँ। जब जब भी किसी ओल्ड टाइमर के पास अपनी समस्याओं को लेके जाता तो वो कॉमन शब्द बोलता था कि यार प्रार्थना कर, प्रार्थना कर, प्रार्थना कर। मैं चिढ़ जाता था, साले मेरा प्रॉब्लम क्या है और ये लोग प्रार्थना कर बोलते। प्रार्थना कर बोले तो प्रार्थना पे भरोसा कर। प्रार्थना कर यानी उस विचार को, जो निगेटिव विचार तेरे दिमाग में हावी हो रही है, उसको थोड़ा सा दूर रखने की कोशिश कर। और प्रार्थना कर, प्रार्थना कर। प्रार्थना के साथ इतनी वेराइटीज बनने लग गई दोस्तों आज जीवन में
कि हर एक परिस्थिति में प्रार्थना करने लग गया हुआ है, हर एक चीज में प्रार्थना करने लग गया हूँ। मैं सवेरे प्रार्थना करता हूँ, शाम को प्रार्थना करता हूँ। ऐसा नहीं दोस्तों, आज प्रार्थना का कोई टाइमिंग नहीं बचा है, क्योंकि ये प्रार्थना ही मेरी जान बचा सकती है। ईश्वर ही मेरे जीवन का सर्वस्व कर सकता है। कोई भी मुसीबत आती है, परेशानी आती है, तो ये प्रार्थना मेरे को इसलिए करना है दोस्तों कि मैं एक रात में आग लगी है, एक बाल्टी पानी डाल के खड़ा नहीं रहने वाला हूँ। मैं बाल्टी पानी डालूँगा, जब तक वो आग बुझती नहीं। उसी प्रकार से प्रार्थना करना है। जब तक प्रार्थना करते रहना है, जब तक मैं फ्री नहीं हो जाता हूँ, माइंड से साइलेंट नहीं हो जाता हूँ। आज भरोसा बढ़ने लग गया, फेलोशिप, इतनी सारी फेलोशिप, इसका प्यार मोहब्बत। 17 फरवरी को काफ़ी लोगों का फ़ोन आया, काफ़ी लोगों के मैसेज आए, काफ़ी लोगों की ब्लेसिंग आई। मैं सही में दोस्तों अपने आप को बड़ा खुशनसीब समझता हूँ कि ईश्वर ने इतने बड़े परिवार में ले जाके मेरे को सुरक्षित रख दिया। आप सब भाइयों ने भरपूर प्यार दिया। आप सब भाइयों को थैंक यू वेरी मच।